जय हिंद दोस्तों। आज हम मौलिक अधिकार को अनु अनुच्छेद वाइज एक-एक करके जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। अब अनुच्छेद 12 को हम देखते हैं कि अनुच्छेद 12 में है क्या? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अब प्रश्न उठता है कि राज्य की परिभाषा क्यों मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो ये जो मौलिक अधिकार है ना, यह सरकार के खिलाफ में दी गई है, राज्य के खिलाफ में दी गई है, इसलिए राज्य की परिभाषा तो जानना जरूरी है। क्योंकि ये मौलिक अधिकार किससे हमें लेना है? राज्य से लेना है। तो राज्य को हम समझेंगे तबे ना हम राज्य से मौलिक अधिकार लेंगे कि राज्य में क्या क्या आता है। तो राज्य में केंद्रीय सरकार आती है, राष्ट्रपति आते हैं, पूरा मंत्रिमंडल आता है और राज्य सरकार आती है। राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल आता है। यानी सरकार के अंडर में या सरकार के एजेंट के रूप में जितने लोग भी काम करते हैं सभी सरकार के अंग है, सभी राज्य के अंग है। एक नीचे के चपरासी से लेकर के और ऊपर राष्ट्रपति तक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, विधायिका, कार्यपालिका, राज्य, इधर राज्य में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानमंडल, विधान परिषद, ये सभी सरकार के अंग है। पुलिस विभाग सरकार के, राज्य सरकार का अंग है। आर्मी केंद्रीय सरकार का अंग है। सरकारी शिक्षक जो कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं वो सरकार के अंग है। यानी सरकार से तनख्वाह लेकर या सरकार के आदेशानिर्देशानुसार या फिर सरकार के एजेंट के रूप में काम करने वाले सभी लोग राज्य के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो इन लोगों के खिलाफ हम लोग को मौलिक अधिकार मिला है। यानी ये लोग अगर चाहते हैं हमारे मौलिक अधिकार को छीनना तो नहीं छीन सकते हैं। इनके खिलाफ हम जाकर संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार हम रीट जारी करा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय से। इसलिए 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। तो याद रखिएगा, 12 अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 में भी कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 13 रक्षा करता है पूरे मौलिक अधिकार की एक तरह से। कैसे? कि अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कि अगर संसद या विधानमंडल, विधायिका अगर कोई भी कानून ऐसा बनाती है जो कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, यानी मौलिक अधिकार के अधिकारों को काटता है, तो वह कानून, जो कानून विधायिका बनाई है, रद्द हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय उसे शून्य कर देगा। बात समझ में आई? अनुच्छेद 13 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि विधायिका यानी संसद या विधानमंडल अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकार के खिलाफ में हो तो वह कानून रद्द हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कौन शून्य करेगा? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है शून्य कर देने की, शून्य घोषित हो जाएगा। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13 में ऐसा कानून सरकार नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकार की उल्लंघन करे। अगर बनाती है तो वो शून्य हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं, मौलिक अधिकार शुरू होता है 12 और 13 में, तो ये बातें रही। मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार शुरू होता है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार है। तो हम एक एक करके समानता के अधिकार को पढ़ेंगे कि अनुच्छेद वाइज कि समानता के अधिकार किस अनुच्छेद में क्या क्या है। जैसे हम बात करते हैं आपको अनुच्छेद 14 की, तो अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता है जो ब्रिटेन से लिया गया है। कानून के समक्ष समानता का मतलब हुआ कि कानून के नजर में सभी लोग बराबर है। कानून के अकॉर्डिंग सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बड़े जाति के हो, छोटे जाति को, कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में रहता हो, सभी लोग कानून के नजर में बराबर है। किसी गलती के लिए अगर एक बार उन्हें सजा दी जाती है तो अगर बड़े व्यक्ति है तो वही सजा दी जाएगी और छोटा व्यक्ति है तो वही सजा। मान लीजिए कि एक मर्डर करने पर 10 साल की सजा होती है, तो ये 10 साल की सजा जो होती है, देश के बड़ा से बड़ा व्यक्ति अगर मर्डर करेगा तो उसको भी 10 साल की सजा दी जाएगी, और देश का छोटा से छोटा व्यक्ति अगर मर्डर करता है तो उसको 10 साल की सजा दी जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि कानून के नजर में सभी लोग समान हैं। अनुच्छेद 14 क्या बताता है कि कानून के नजर में सभी लोग बराबर है, और जिसे कहते हैं हम कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता, कानून के नजर में सब लोग बराबर है।
चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, कि पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सबको कानून समान नजर से देखती है। यह ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे कि आप देखे होंगे, अदालत में आप देखे होंगे जब फैसला सुनाया जाता है, तो उस समय जज साहब के बगल में एक लेडी का फोटो रहता है, एक लेडी का प्रतिमा रहता है, जिसके आंखों पर काले रंग का पट्टी बांधा रहता है, हाथ में एक तलवार रहता है और एक हाथ में तराजू रहता है। ये सब क्या साबित करते हैं? आंख में पट्टी क्यों बांध दिया गया? वो जो देवी है वो कानून की देवी है, उनके आंख में पट्टी है, उनके उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि आप प्रधानमंत्री है, आप नरेंद्र मोदी है या नीतीश है या कोई गरीब से गरीब व्यक्ति है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप गलती किए हैं तो तराजू पर तौलेगी, वो कानून की तराजू पर तौलेगी और तौल करके अगर आप जिस सजा के लायक है वो सजा आपको दिया जाएगा। उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि आप बड़े हैं कि छोटे हैं, आप श्रेष्ठ है या फिर निम्न है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये कानून की देवी तराजू ली है, कानून के तराजू पर तौलने के लिए कि आपका अपराध कैसा है, तलवार ली है साझा कर देने के लिए, आंख पर पट्टी बांधा गया है, क्योंकि कानून को कोई चीज दिखाई नहीं देता कि आप बड़े हैं कि छोटे हैं, श्रेष्ठ है कि निम्न है, सबको समान रूप से साझा दिया जाता है। ये है कानून की समक्ष समानता। ये है कानून की समक्ष समानता। तो कानून के समक्ष समानता का मतलब कानून के नजर में सभी लोग बराबर। यह कानून के समक्ष समानता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। कानून के समक्ष समानता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कानून सबको समान रूप से सजा देगी, चाहे वो कोई भी हो। फिर इसमें थोड़ा सा दोष पाया गया। आप सोच सकते हैं, एक एग्जाम्पल्स देकर हम बताते हैं। मान लीजिए किसी महिला की इज्जत पर कोई धावा बोल रहा है, बलात्कार करना चाहता है, वो महिला अपनी रक्षा के लिए किसी व्यक्ति का मर्डर कर देती है, और दूसरी तरफ कोई ऐसी महिला शेरनी है जो उसका पेशा ही है मर्डर करना, वो क्रिमिनल है, वो भी एक मर्डर की जो क्रिमिनल है, और वो महिला अपनी इज्जत की रक्षा के लिए एक मर्डर की, तो दोनों को क्या समान सजा दे दी जानी चाहिए? नहीं। जो अपनी सुरक्षा के लिए मर्डर की उसको तो उसको, और जो क्रिमिनल है उसको, दोनों को बराबर सजा देना तो ठीक बात नहीं है ना। तो इसलिए अगर ऐसे केसेस आते हैं तो इसके लिए हम दूसरा चीज भी अपनाए हुए हैं, और जो अनुच्छेद 14 में ही अपनाए हुए हैं, कानून का समान संरक्षण, जो कि अमेरिका से लिए है। अमेरिका से हम लिए कानून का समान संरक्षण। इसके अनुसार दोष सिद्धि देखा जाता है कि जो व्यक्ति अपराध किया है वो उसका कंडीशन क्या था, किन परिस्थितियों में आकर अपराध किया है, उस परिस्थिति के अनुसार उस व्यक्ति को सजा दिया जाता है। ये बातें समझ में आई? हम संविधान के अनुच्छेद 14 में ब्रिटेन से लिए हैं कानून के समक्ष समानता। कानून के नजर में सभी लोग बराबर है, सबको समान सजा दिया जाएगा। आप पढ़े लिखे हो, कंडीशन कोई भी हो, सबको समान सजा दिया जाएगा। फिर ये लगा, भारत के संविधान वेताओं को लगा कि कानून में थोड़ा सा दोष है, क्योंकि कंडीशन अलग अलग हो सकता है ना। जैसे अभी एग्जाम्पल्स दीजिए, मान लीजिए कि ट्रेन में 2 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं, कहीं लिखा है कि थूकना अपराध है, थूकना अपराध है। कोई व्यक्ति एमए किया हो और वो भी थूक देता है, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा बिल्कुल ही नहीं, वो भी थूक देता है, दोनों आदमी को समान सजा दिया जाएगा? दोनों आदमी पर समान दंड लगाया जाएगा, बराबर टैक्स लगाया जाएगा? जी नहीं। पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो तो पढ़ने के बावजूद गलती किया, और जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा ही नहीं है, वो तो ना पढ़ के, वो पढ़ने नहीं आया तब गलती किया, तो दोनों को तो समान सजा नहीं दिया जाएगा। इसलिए ब्रिटेन से जो लिया गया है कानून के समक्ष समानता, इसके अकॉर्डिंग अगर सजा दे दिया जाता है तो फिर गलत होगा ना, क्योंकि एक पढ़े लिखे जो कि पढ़ने के बाद गलती किया, और एक तो पढ़ा ही नहीं है, बेचारा को दिखाइए नहीं दिया, तो वो तो गलती किया, तो दोनों को तो समान सजा नहीं देंगे। या फिर दोनों महिला को तो समान सजा नहीं देंगे। एक पेशेवर अपराधी है जो मर्डर करना ही उसका पेशा है, अभी जस्ट एग्जांपल्स दिया मैंने पहले। एक महिला है जिसका पेशेवर अपराधी है, जिसका मर्डर करना ही पेशा है, वो भी मर्डर करती है, और एक महिला अपनी इज्जत की रक्षा के लिए, अपनी जान की रक्षा के लिए किसी का मर्डर कर देती है, तो दोनों का मर्डर का सजा समान तो नहीं दिया जाएगा। तो अगर इस कानून के अनुसार दिया जाता है तो फिर तो ठीक नहीं है। इसलिए संविधान वेताओं को लगा कि ये कानून ठीक नहीं है, इसलिए
संविधान के अनुच्छेद 14 में ही एक दूसरा भी लाए जो अमेरिका से लेकर के शामिल किए, ये है आपको कानून का समान संरक्षण। यानी परिस्थिति को देखा जाएगा कि आप किस कंडीशन में अपराध किए हैं, आपकी स्थिति क्या रही है, उस कंडीशन के अनुसार आपको सजा दिया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, कानून के समक्ष समानता माने कानून के नजर में सभी लोग बराबर है, सबको समान सजा, और कानून का समान संरक्षण कंडीशन को देखते हुए सजा। आइए देखते हैं अनुच्छेद 15 में क्या है। ये तो अनुच्छेद 14 की बात रही, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 15 ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 15 मैट्रिक के भी बुक में है। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि धर्म के आधार पर आप किसी भी धर्म के हो, जाति के आधार पर आप किसी भी जाति के हो, मूल वंश के आधार पर आप किसी भी मूल वंश के आधार व्यक्ति हो, लिंग के आधार पर आप स्त्री हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, जन्म स्थान के आधार पर आप बिहार में जन्म ले, राजस्थान में जन्म ले या मध्य प्रदेश में कहीं भी जन्म ले, और भाषा के आधार पर आप कोई भी भाषा बोलते हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस संविधान के अनुच्छेद 15 में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है, ये थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा कम परीक्षा में पूछता है, लेकिन कभी कभार आ जाता है। तो ये लोक नियोजन के आधार पर समानता दिया गया है 16 में, और 17 में दिया गया है अस्पृश्यता की समाप्ति कर दी गई है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। पहले भारत में छुआछूत हुआ करता था। बड़े जाति के लोग छोटे जाति से अपना बर्तन नहीं छुआते थे, देह तक नहीं छुआते थे। इनार में पानी जब भरने जाते थे कुआं में, तो बाल्टी टच नहीं होना चाहिए। किसी बड़े जाति का बाल्टी डूबा है तो छोटा जाति नहीं डुबा सकता था, पानी से कनेक्शन होकर बाल्टी छुआ जाएगा, ऐसी व्यवस्था थी। माने बड़े जाति के लोग छोटे जाति को अछूत मानते थे, नीच मानते थे। लेकिन इस व्यवस्था को हमारे संविधान में बखूबी से खत्म कर दिया गया संविधान के अनुच्छेद 17 में। संविधान के अनुच्छेद 17 में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि छुआछूत अपराध है। अगर कोई बड़े जाति का व्यक्ति है या किसी भी जाति का व्यक्ति अगर किसी दूसरे जाति या दूसरे व्यक्ति से छुआछूत वाला बीमारी रखता है कि आपसे बर्तन नहीं छुआएंगे, आपके बर्तन में हम खाना नहीं खाएंगे, आपके साथ बैठकर नहीं खाएंगे, तो ये अपराध है। कानून के नजर में सभी लोग समान है, इस बात को याद रखिए। अस्पृश्यता को समाप्ति कर दी गई है। और अनुच्छेद 1955 में अस्पृश्यता को अपराध निर्धारित कर दिया गया। 1955 में एक कानून बना जिसे कहते हैं अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में बना। इसके अनुसार अस्पृश्यता अपराध है। अभी जस्ट हम बताए कि छुआछूत अपराध है, छुआछूत की भावना रखना अपराध है, सब लोग समान हैं। अगर कोई अस्पृश्यता को अपने दिलो दिमाग में रखता है, किसी निम्न जाति से देह नहीं छुआता है, तो उस परिस्थिति में ये अपराध साबित होगा। आपको 1955 में ही अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बना। फिर 1976 में सिविल नागरिक संरक्षण अधिनियम बना। सिविल नागरिक संरक्षण अधिनियम का अधिकार दिया गया। इसके अकॉर्डिंग भी कोई व्यक्ति किसी से देह छुआने में, बर्तन छुआने में संकोच नहीं करेगा। यानी छुआछूत यानी अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 17। काफी इंपॉर्टेंट है। 14, 15, 17 और 18 इंपॉर्टेंट है समानता के अधिकार में। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 18 अंतिम, समानता का अंतिम अधिकार। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत कर दिया गया है। यानी आप कोई व्यक्ति अगर राजा के पुत्र है तो उनको राजकुमार नहीं कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री का पुत्र है तो उन्हें प्रधानमंत्री पुत्र फलाना नहीं कहेंगे। कहने का मतलब कि जन्म के आधार पर जो भी उपाधि मिली है, ध्यान से सुनिएगा, जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई उपाधि मिली है तो वो उपाधि समाप्त कर दिया गया। इसका मांग संविधान सभा में बड़ी माने खुशी होती है इस बात को देख करके कि एक राजकुमारी अमृत कौर एक राजकुमारी थी जो संविधान सभा में थी। हम बताए हैं कि संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, जिसमें एक
राजकुमारी अमृत कौर थी, उन्होंने मांग किया कि ये उपाधि का अंत कर दिया जाए। मेरे नाम के पहले जो राजकुमारी लगा है, मैं राजा की पुत्री हूं इसलिए राजकुमारी लगा है, ऐसा उपाधि ना हो किसी के पास। हाँ, तो इसमें उपाधियों का अंत किया गया। कौन किस उपाधि को? जो जन्म से मिली। उन उपाधियों को का अंत किया गया जो जन्म से मिली है। जन्म से मिली हुई उपाधियों का अंत किया कर दिया गया। हाँ, आप मेहनत से, परिश्रम करके, पढ़ करके उपाधि जो प्राप्त करते हैं वो समाप्त नहीं हो जाएगा। क्योंकि जैसे आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपके नाम के पहले डॉक्टर की उपाधि लग जाती है। समाप्त नहीं होगा, वो रहेगा क्योंकि आपने हासिल किया है मेहनत से। आप एमबीबीएस एमडी कर लेते हैं तो आपके नाम के पहले भी डॉक्टर लगता है, वो भी समाप्त नहीं होगा क्योंकि आप मेहनत से हासिल किए हैं। हमें भी लोग चंदन सर कहते हैं। मेरा नाम चंदन कुमार है लेकिन चंदन सर कहते हैं। तो सर की उपाधि जो मिली है मेरे पढ़ने के कारण, पढ़ाने के कारण मिली है, तो ये भी अंत नहीं होगा। उपाधि कौन सा अंत होता है? जो जन्म से मिला है। तो अनुच्छेद 18 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जन्म के आधार पर मिली हुई उपाधियों को समाप्त कर दिया जाएगा। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि समानता के अधिकार को आप समझ लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्वतंत्रता के अधिकार को समझाते हैं। अगर समानता के अधिकार में कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उस कमेंट के आधार पर दूसरा वीडियो बना दूंगा या आपको रिप्लाई दूंगा। जरूर कमेंट करेंगे। आप फेसबुक पर देख रहे हैं चंदन कुमार लिखिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चंदन सर पिठौरी लिखिएगा तो यूट्यूब पर आ जाएगा। जी धन्यवाद, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्वतंत्रता के अधिकार नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाते हैं।